तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। डेरेशोज होते क्या हैं। सबसे पहले तो ये शब्द कई बार हमें समझ में इसलिए नहीं आ रहा होता, जैसे वो एलिना लानिना, कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि एल नीनो आ गया, लानिना आ गया। अब दुख ये होता है कि ओरिजिन कहीं और से है उसका वर्ड का, लाइक स्पेनिश। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं कि जो शब्द आया है, द नेम्स कम फ्रॉम स्पेनिश वर्ड, नो डाउट, जिसको हम डेरेशा बोलते हैं। और डेरेशा का मतलब होता है स्ट्रेट, कोई चीज़ सीधी लाइन में जो घटना घटित हो रही हो। सिंपल है यार, देखो दो तीन बेसिक चीज़ें याद रखो। ये एक ऐसा फॉर्मेशन है क्लाउड्स का जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देता है, ठीक है, पहली चीज़। इसलिए कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन वो डेरेशो से बना दिया है इन्होंने, जो स्पेनिश वर्ड था। तो एक तरह से अभी पहला जो स्टेटमेंट एग्जाम में आ सकता है कि दैट इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पहली चीज है ना, याद रखना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ज्यादा फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट याद की जो डेरेशो जो फिनोमेना है वो स्ट्रेट लाइन विंड स्ट्रॉम है। स्ट्रेट लाइन विंड स्ट्रॉम मतलब हवा का जो एक तरह से झोंका है वो भी एकदम बिल्कुल स्ट्रेट पैटर्न पे ऐसे आ रहा है। कई बार हम जनरली देख रहे होते हैं कि क्लाउड अपलिफ्ट हो रहा है बस उतनी जगह में, वो ठीक है, लेकिन ये आगे जाके और फैल जा रहा होता है, मतलब ये पूरा एक स्ट्रेट पैटर्न डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला कीवर्ड हो गया कि डेरेशो जो है वो स्ट्रेट लाइन का एक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद नो डाउट बैंड ऑफ रैपिडली मूविंग विंड्स जो होती हैं, मतलब काफी ज्यादा अपने आप में विंड्स के साथ बारिश, थंडरस्टॉर्म वगैरह, मतलब एक बारिश वाला मौसम, मतलब बारिश वाली पूरी स्थिति डेवलप हो गई है, लेकिन एक बहुत लंबे क्षेत्र में स्ट्रेट लाइन के पैटर्न पे, ठीक है। इसको न्यूज में इसलिए देखा गया था क्योंकि जनरली ये जो मिनेसोटा वाला जो रीजन है और नेब्रास्का रीजन है और इलिनॉइस वाले, ये जो तीन स्टेट हैं, यहाँ पर ये घटना घटित हुई थी। अब ये होता क्या है, ये इस तरह का एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा इस स्लाइड में, जनरली इसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो पूरा एक सिस्टम डेवलप हुआ है यहाँ पर, इसको आप आराम से देख पा रहे होंगे। इस तरह का जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये एक्चुअल में आपका डेरेशो, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब देखेंगे, लेकिन एकदम आप देख रहे हैं कि बड़ा इंटेंस क्लाउड जो है वो थंडरस्टॉर्म वाला डेवलप हो गया है और एक बड़े क्षेत्र में एक एज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके फिनोमिना को देख के हम लोग कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न, इसलिए शब्द डेरेशो आया। तो देख लिया पहले कि है क्या एक्चुअल में ये। तो इस तरह का इसका डेवलपमेंट है। अब ये होता क्या है, कैसे आया है, वो अपन सब देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम जरा बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी आपके साथ किस तरह से पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में साथ रह सकता है। तो सबसे बड़ी लर्नर की जो समस्या होती है कि सर मैं टॉपिक जब शुरू करूंगा तो कहाँ से करूंगा, मैं आंसर राइटिंग कैसे करूंगा, मुझे तैयारी पूरी कैसी होगी, मेरी कोई प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होगी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तो अनअकैडमी के सारे समाधान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। चाहे फिर आप सिलेबस की बात करो, एमसीक्यूज की बात करो और मेन्स आंसर राइटिंग की बात करो, करंट अफेयर्स की बात करो, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बारे में बात कर लो, हैंड आउट वगैरह सब चीज़ बेस्ट क्वालिटी की। इस समय इंडिया में सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और साथ में अब क्या है, अब तो अफोर्डेबिलिटी भी आ गई है कि सर आप पूरे 15 महीने की तैयारी सिर्फ 29,999 में कर सकते हैं। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप ले 15 महीने में बिल्कुल बेसिक से एडवांस। यहाँ पर 15 मंथ, ये एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अच्छी चीज़ों को अच्छी समय से और सही जगह से पढ़ने में सर थोड़ा जब समय भी लगेगा, तो इसलिए इतना टाइम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, यदि आप कॉलेज में है, 12th पास हो चुके हैं और अब आपको 1-2 साल बाद एग्जाम देना है, 2025-26 टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मेरा कोड है SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें। और जो नए बैचेस हैं वो 28 तारीख से प्रारंभ भी जो हैं हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पर इन बैचेस के माध्यम से आप पूरी अपनी तैयारी को एकदम एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बैचेस के अलावा भी आप जो इंडिविजुअल एजुकेटर के कोर्सेज होते हैं, मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी लर्नर्स के लिए जो इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये ऑल इंडिया लेवल का जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है अनअकैडमी पर, अब आप लोग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो करोल बाग और मुखर्जी नगर पर, यहाँ पर जीएस और सीसेट के दोनों जो है पेपर होने वाले हैं। और ये डेट याद रखें, 2 जून। आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं ताकि आप एक रियल टाइम जो है उसका एक अनुभव ले सकें। सो इसको एनरोल करना ना भूलिएगा। चलते हैं अपने अब आगे के टॉपिक पे। ये चीज याद रखना, स्ट्रेट लाइन, इट मींस दैट क्वेश्चन में कभी कभी जो पूछ सकता है कि नो रोटेशन ऑफ विंड्स लाइक टोर्नेडो। मान लो कोई साइक्लोन में, हमने देखा है कई बार कि साइक्लोन्स में विंड सर्कुलेटरी पैटर्न पे घूम रही होती है, तो कल को कोई स्टेटमेंट आए और पूछे कि डेरेशोज में सर्कुलेटरी मूवमेंट होते हैं क्या, तो नहीं होते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि हम लोग देखें बेसिक चीज, तो जो विंड का जो पैटर्न होना चाहिए लगभग 93 किलोमीटर पर आवर से लगभग, उससे ज्यादा तक भी आप कह सकते हो। जो विंड का गस्ट है, अब गस्ट कई बार ये वर्ड समझ में नहीं आता, सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो झोंका है हवा का, जो एकदम से झोंके आते हैं हवा के, उनको अपन विंड गस्ट कहते हैं। मतलब कई बार होता है फ्रंटल सिचुएशन में कि अचानक विंड्स बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वो जो झोंके को हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज द विंड गस्ट। और लगभग 93 किलोमीटर पर आवर।
अब देखो मैं पहले तो कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्ट एग्जाम में आने, क्या प्रोसेस है, कैसे बनता है, वो मैं थोड़ी देर से समझा दूंगा, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद में लगभग लगभग 400 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर भी कर रहा हो। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन हम कह तो रहे हैं, लेकिन ये जब बढ़ता है ऐसे आगे करके ना, तो मतलब काफी बड़ा क्षेत्र कवर कर लेता है। तो क्षेत्र का एरिया भी जो है काफी ज्यादा 400 किलोमीटर, और इसके बाद में जो है हवा का झोंका लगभग 93 किलोमीटर 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये गति से चल रहा हो, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। और उसके बाद में रोटेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये जनरली एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न है। अभी ऐसा क्यों होता है वो अपन देखेंगे। इसके बाद में जो विंड डैमेज जनरली आप देखोगे तो नॉट बी मोर देन 3 आवर्स, मतलब एटलीस्ट आप देख सकते हो कि यदि ये 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका पैटर्न 3 घंटे के आसपास जनरली देखा जाता है इसका इम्पैक्ट। अब 3 घंटे से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, तो अभी हम समझेंगे कि ये मतलब मैं यदि इसको समराइज करूं तो जो हम टेम्परेट साइक्लोन्स पढ़ते हैं, जो फ्रंटल एक्टिविटीज पढ़ते हैं कि इधर से ठंडी हवा आ गई, उसने गर्म हवा को धका दिया, तो ये जो पैटर्न किसी एयर मासेस में कंटिन्यू 4-5 दिन चल रहे होते हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। उसी का छोटा भाई है सर ये, जो कुछ घंटे रह जाता है। तो आप प्रोसेस में देखेंगे तो लगभग सिमिलैरिटी है कि फ्रंटल सिचुएशन ही इसका सबसे पहला एक्टिवेटिंग फोर्स रहेगा। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ ली कि सर्कुलेटरी पैटर्न नहीं है, 93 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विंड चल रही है, 400 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर रहा है, ठीक है, और लगभग लगभग 2-3 घंटे के आसपास ये पूरा पैटर्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। ना सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि ये जो फॉर्मेशन हुआ ये कैसे हुआ है, इसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो ये डायग्राम को पहले आप लोग ऑब्जर्व कर लो, इसमें 3 हिस्से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये इमेजिन नहीं हुआ ना आपसे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं पहले इन 3 हिस्सों को देख लें। आप देख रहे हो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है सर ठंडी हवा का, कोल्ड एयर का, ठीक है। आ गई बात समझ। मान लो किसी क्षेत्र में यदि हवा जो है तो वो ठंडी है, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, कोल्ड एयर, कूलर, ठंडी हवा, ये दिखाई दे रही होगी कलर कॉम्बिनेशन से। सामने जो है इसके क्या है, गर्म हवा है सर, ये सामने जो है ये गर्म हवा है, वार्म एयर है, ठीक है। पहली चीज दिखाई दे रही होगी आपको, बिल्कुल। अब ध्यान देना होता कैसे ये डेवलपमेंट। अब वार्म एयर है, इसके पास तापमान है, तापमान है, इसका मतलब इसके पास यदि एवोपरेशन हो जाता है, यदि कहीं मॉइस्चर मिल जाता है तो इसमें मॉइस्चर भी रहेगा, नमी भी रहेगी सर, मॉइस्ट भी रहेगा। अब होता यह है कि यदि किसी जगह पे ऑलरेडी थोड़े बहुत क्लाउड डेवलप हैं, बादल वगैरह बन चुके हैं मान लो पहले, अब बादल क्यों बने होंगे, तो ऑफकोर्स कॉमन सेंस है, एवोपरेशन होके वार्म एयर के क्षेत्र अपलिफ्ट हुए होंगे थोड़े बहुत, तो बादल बन गए। अब ये 3 कंपोनेंट समझ में आ गए। पहला कंपोनेंट ठंडी हवा, दूसरा कंपोनेंट गर्म हवा, और तीसरा कंपोनेंट यहां पे है कुछ क्लाउड फॉर्मेशंस पहले से, ठीक है। ये 3 हिस्से आपको समझ में आने चाहिए। अब पहला हिस्सा ये है कि ये जो ठंडी हवा है उसका कनेक्शन भी इसी से है। मतलब क्या कि कभी कभी देखा जाता है कि कहीं पर बारिश होने के बाद, बारिश होगी तो बारिश होने से नीचे की हवा ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। अब इसी ठंडी हवा ने जब यदि विंड पैटर्न इस तरह का हो, इसी साइड हो, मान लो हवा भी इधर जा रही हो, लेकिन वो हवा जाती जाती इस क्लाउड्स के कारण, बारिश के कारण ठंडी हो गई। अब अचानक ये होता है कि ये ठंडी हवा का स्वभाव अपने को पता है कि भाई ठंडी हवा जो है काफी ज्यादा अपने आप में भारी होती है। अब ये ठंडी हवा यदि आगे वाली गर्म हवा को इसने धकाया तो एकदम से, ये देखो शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूं मैं, टेम्परेट साइक्लोन्स में मत जाना, बहुत ही कम समय में तुरंत, लाइक अ कोल्ड फ्रंट, जो कोल्ड फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड फ्रंट मतलब जहां पर ठंडी हवा जब धक्का लगाती है, तो फ्रंट मतलब वाताग्र कहते हैं, ये फ्रंट हवा का सामने वाला जो हिस्सा होता है, एक इमेजिनरी स्लोप जहां पर एयर अपलिफ्ट होने का प्रयास कर रही होती है। तो ठंडी हवा क्यों हुई, बारिश के कारण, और यही ठंडी हवा अब धक्का दे रही है अगली गर्म हवा को, और जितना जल्दी से धक्का देगी ये उतना ही ऊपर उठेगा। दिस इज द गस्ट फ्रंट। गस्ट फ्रंट का मतलब क्या होता है, जब झोंका क्रिएट होता है हवा का, जैसे इसने धक्का दिया तो जो हवा का झोंका उल्टा इधर क्रिएट होगा, दैट इज द गस्ट फ्रंट। फ्रंट मतलब जो सामने, वाताग्र जिसको आप कह सकते हो, कि झोंके वाला एक वाताग्र यहां पर जो है डेवलप हो गया। तो इस पूरे सिस्टम में हुआ कि ये जो गर्म हवा जब ऊपर उठेगी ऐसे, तो ये एक पूरा स्ट्रेट पैटर्न का एक क्लाउड डेवलप कर देगी जो सामने आपके बढ़ने वाला है, ठीक है। अब इसका पैटर्न हम लोग यहां पर देख सकते हैं, देखो कि सिंपल, पहले आराम से देखना, इस चीज को ऑब्जर्व करना कि गर्म मतलब नॉर्मली एयर ऊपर उठ के क्लाउड बन गया था, पहला वाला जो अपना क्लाउड, इसके कारण ये जो थोड़ा सा हिस्सा ठंडी हवा का दिखाई दे रहा है आपको, इधर ऑलरेडी गर्म हवा है। अब यही चीज, ये एरो को देखना, ये ठंडी हवा होकर अब इसको धक्का दे रही है तो ये उतना ही ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। और जोर से धक्का दिया इसने, ठंडी हवा ने, तो ये और ऊपर उठ गया। तो ये पूरा पैटर्न जो है यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है। ये बड़ा सा जो क्लाउड है, ये जो बड़ा क्लाउड है वो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा क्लाउड ये बढ़ते जा रहा है और ठंडी हवा जो है इसको धक्का देती जा रही है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को।
जनरली ये पैटर्न को जरा थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सिस्टम कंपैरेटिवली ये एक स्ट्रेट लाइन का मतलब एक पूरे बड़े क्षेत्र का डेवलपमेंट। तो ये क्लाउड कब बना होगा? जब हवा ऊपर उठी होगी। और हवा कब ऊपर उठी होगी? जब नीचे की ठंडी हवा ने धक्का लगाया होगा। और ठंडी हवा कब हुई होगी? पहले से ही जो क्लाउड्स वगैरह थे उसके कारण, जो बारिश के कारण जो ठंडा पैटर्न आ गए थे, मतलब काफी ज्यादा कोल्ड पैटर्न डेवलप हो गया था वहां पे। तो ठंडी हवा का झोंका। अब बस बाकी फ्रंट्स में अंतर यह है कि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये गस्ट फ्रंट ऐसा होता है कि इसमें एकदम कोल्ड फ्रंट से भी तेज स्पीड में जनरली एयर जो है वो बहुत जल्दी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 3 स्टेजेस में ना, मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ सकते हो कि धीरे से पहले क्लाउड डेवलपमेंट, फिर रेनफॉल से कोल्ड एयर का डेवलपमेंट। देखो ठंडी हवा का विस्तार ज्यादा हो गया, फिर इसने धक्का दिया, ये ऊपर उठ गया, और धक्का तेज बढ़ गया, तो ये एकदम बिल्कुल पूरा फैल गया बादल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का मतलब, इसको अपन डायरेक्ट शोज कह रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ये देखो स्कोर क्लियरली आप देख सकते हो कि किस तरह से ये ठंडी हवा जो है धक्का लगा रही है, और फिर ये अचानक इसके ऊपर से एकदम ये क्लाउड। तो मतलब ये छोटे समय के लिए लगता तो एक कोल्ड फ्रंट की तरह। इसमें वही हवा जब अचानक उठती है तो इतने जीरो टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर पे जा सकती है, फ्रीजिंग पॉइंट पे, कि यहाँ पर ओले गिरने लगेंगे, ओला वृष्टि भी होने लगेगी। ठीक है, मतलब ओले कब क्रिएट होंगे या हेल स्टॉर्म्स कब क्रिएट होंगे? जब ड्यू पॉइंट माइनस में पहुंच जा रहा होता है, मतलब -1 -2 पे जाके एयर कंडेंस होती है, तब की बात हो रही है। तो ये चीजों को अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें सिंपल बात है, बाकी थ्योरी तो बहुत ही बेसिक है कि डेरेशोज जो हैं अपने आप में बड़ा ज्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो थंडरस्टॉर्म, तड़ित झंझावट जो है वो डेवलप करा सकता है। एंड इंपॉर्टेंट जो चीज ये है, एयर जो है वो रेन कूल्ड एयर होगी। दिस इज द कीवर्ड, ध्यान रखना। जो ठंडी हवा वही है वो बारिश से ही ठंडी होकर, और वही प्रोपोगेट करती है गस्ट फ्रंट को। ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना। थोड़ा समय लगेगा वीडियो में समझने में, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन ठीक है, ये बहुत जरूरी भी है समझना। रेन कूल्ड एयर मतलब जो ठंडी हवा है बारिश से हुई है, ये गस्ट फ्रंट बना रहा, मतलब जो झोंके वाला जो पैटर्न था, क्योंकि उसी ने धक्का दिया था, और उसके बाद में इससे हुआ डेवलप स्ट्रॉम। ठीक है, और वो आगे मेंटेन रहता है और बढ़ भी सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि थंडरस्टॉर्म जो एक्टिविटी जनरली आप देखते हो वो प्री एग्जिस्टिंग फ्रंटल जोन्स पे भी दिखाई दे सकती है, एक तरह से कोल्ड फ्रंट की स्थिति में। मतलब पहले से यहाँ पे फ्रंट थोड़े थोड़े डेवलप हो रहे हैं और अचानक ये सब सिस्टम डेवलप हो गया, तो भी तुरंत कुछ समय के लिए जो है ये डेरेशोज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बेसिक चीज यदि हम लोग देखें कि कब आता है जनरली और कहाँ आता है ये, तो ऑफकोर्स ये गर्म हवा और ठंडी हवा के पैटर्न जनरली आप देखोगे तो नो डाउट गर्मियों में अक्सर देखने को मिलेंगे। जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात करें तो जून जुलाई अगस्त तक के समय में आप देख सकते हो जैसे ये टाइम चल रहा था, और साउथ हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो जब समर का टाइम है इनडायरेक्टली ज्यादातर, पहली चीज। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा नहीं सिर्फ यूएस में, यूरोपियन रीजन्स में भी देखने को मिले, रशिया में देखने को मिला है ये। तो ऐसे कॉमन चीजें, बस बात क्या हो जाती है कि 2-3 घंटे के लिए रहता है, तो कई बार न्यूज में बहुत होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ इंटेंस है, विंड स्पीड यदि ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम ला सकता है सर ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल को ये भी बोले कि सिर्फ एक कुछ ही टाइम पे आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना कई बार ये चीज में अकर एट एनी टाइम, ये कीवर्ड भी याद रखना। हाउएवर डेरेशोज में अकर एट एनी टाइम, हाँ ऑलवेज नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान रखना, ऑलवेज की बात नहीं कर रहा है ये। ठीक है, कोई भी समय पे बन सकता है, इसका मतलब नहीं कि हमेशा बन रहा है, किसी भी टाइम पे बन सकता है, वो टाइम पीरियड के सेंस में ये बात कह रहा है वो। ठीक है, इसके बाद में बिगिनिंग स्टेज आपको पता है कि नॉर्मली जो रेन फॉलिंग अभी मैं समझा रहा था वो क्या करता है एक्चुअल में, क्लाउड का जो नीचे का जो बेस है वहां पे हवा को पूरा ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद में जनरली आप देखोगे तो एयर कूल्स सो रैपिडली ड्यू टू रेनफॉल, एवोपरेशन, और उसके बाद में क्या होता है कि यही सब ठंडी हवा जो है आगे बढ़ेगी ग्राउंड की तरफ। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सिर्फ गस्ट फ्रंट नहीं बना रहा है, बट इट ऑल्सो जनरेट्स अ स्मॉल एरिया ऑफ फ्लो प्रेशर इन वेक। मतलब सिंपल सी बात है, हवा ऊपर उठेगी गर्म वाली, तो नीचे प्रेशर सिस्टम भी लो बनेगा, और यही लो प्रेशर और भी तेज हवा से मतलब और भी वार्म एयर को यहाँ पर करीब लाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रॉम जो है कंपैरेटिवली बहुत ही तेज होता चला जाता है। ठीक है, तो बाकी जनरल अपना रूल जो अपन पढ़ते रहते हैं कि कूलर एयर जो है वो डेंस होती है वार्म से। ठीक है, अब उसमें जनरली हम क्या देखते हैं कि जो एयर पॉकेट जस्ट बीनीथ द क्लाउड, जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वो ठंडा हो जाएगा, और वही सारी जो चीजें मैंने आपको बताई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपके पास एक कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, देख लो आराम से, जो चीज मैंने पढ़ाई है वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसमें सिंपल सी चीज है
कि कोल्ड एयर जो है ग्राउंड की तरफ पहुंचेगी, ये एक्सपेंड करेगी और ही उसी स्ट्रॉम को जो है एक तरह से और बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, मतलब कल को मेंस में भी आ जाए तो इस तरह का कुछ बनाना है कि वार्म एयर को आपको ऊपर उठाते हुए दिखाना है, इधर को कोल्ड एयर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। और सामने वाला जो हिस्सा रहेगा ये फ्रंट वाला रहेगा, गस्ट फ्रंट इज द कीवर्ड, गस्ट फ्रंट यहाँ पर कीवर्ड रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में बाकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसमें बता दिए हैं आपको, कहाँ कहाँ हुआ था ये अभी फिलहाल, ये चीज याद रखना। दूसरी बात याद रखना है कि कल को कोई अपने से पूछ ले कि क्या ये सिर्फ रशिया मतलब रशिया में होता है या कहाँ, तो नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में हो सकता है, हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये सारी चीजों को याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसको थोड़ा वैसा भी आप इमेजिन कर सकते हो, देखो ठंडी हवा भारी होके नीचे आ रही है और ये धक्का दे रही है गर्म हवा को, और ये पूरा एक क्लाउड डेवलपमेंट जनरली आपको देखने को मिल रहा है। इस चीज को भी आप आराम से ऑब्जर्व कर लो डायग्राम को। मैं थोड़ा सा और इसको देखो, ये ठंडी हवा, ये दिखाई दे रही है ठंडी हवा, ये एकदम ऐसे आके जो है और जैसे ही धक्का देगी तो ये गर्म हवा हल्की होकर, हल्की जो हवा है ऊपर उठेगी और फिर ये धीरे 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 पूरा फैल जा रहा है ये क्लाउड, ये पूरा क्लाउड सिस्टम। ये स्टेज, ये नीचे वाली ये ठंडी हवा है, ये गर्म हवा को ऊपर कर दिया है, ये जितनी ठंडी होती जाएगी ये उतनी गर्म हवा ऊपर उठती जाएगी, ये पूरा सिस्टम जो है ऐसे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी गर्म हवा रिप्लेस हो जाएगी, चली जाएगी, तो फिर अब कोई ऊपर उठना नहीं है, तो धीरे धीरे स्टॉर्म भी डिसअपियर, मतलब 3 स्टेजेस में ये एंड भी कर सकते हो, 3 से 4 स्टेजेस में। ठीक है, तो ये वो सिस्टम एक्चुअल में जो हमें दिखता है ना क्लाउड पर, ये नहीं पता होता हमें कि इसको उठाने वाला कौन था, तो वो कोल्ड एयर सिस्टम था। ठीक है, जो कलर जो ग्रीन हो गया था वो क्यों हो गया था वो भी अपन अभी देखने वाले हैं। इसके टाइप्स कई बार प्रोग्रेसिव, सीरियल और हाइब्रिड, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय की ये थंडरस्टॉर्म यदि डेवलप होती है जो कि कुछ माइल्स तक चली गई, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक, और नैरो पाथ में थोड़ा जब इंपैक्ट है, तो दैट इज द प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब एक तरह से बढ़ता हुआ शुरुआती तौर वो है। इसका एक सीरियल वर्ड होता है जिसमें आप कह सकते हो कि कंपैरेटिवली इसी का ही थोड़ा सा भयानक फॉर्म है। भयानक इन द सेंस कि आप ये कह सकते हो कि लॉन्ग स्वीपिंग अक्रॉस अ लार्ज एरिया, क्षेत्रफल ज्यादा कवर कर रहा है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है। या इंटेंसिटी, लेवल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अकरेंस भी थोड़ा सा आपको ज्यादा दिखाई देगा यहाँ पे। और हाइब्रिड में दोनों का कॉम्बिनेशन है कि कई बार शुरू होके फिर पूरा ही एंड हो रहा है, मतलब आखिरी तक बड़े क्षेत्र में पहुंच रहा है, तो एक हाइब्रिड पैटर्न भी आप उसको कह सकते हो। एक जनरल अवेयरनेस है, न्यूज़पेपर्स में आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी आपको थोड़ा सा जो है इसका एक हिंट दे दूं आपको। ठीक है, बाकी काम की चीज ये है कि स्काई ग्रीन क्यों हो गया। देखो सर, ये तो थोड़ा अपने को फिजिक्स में जाना पड़ेगा, मतलब जो स्पेक्ट्रम वगैरह हम पढ़ते रहते हैं कि हमें जब सन की बात करें यदि हम लोग, देखो ये ग्रीन, इस तरह का ग्रीन पैटर्न जो आपको देखने को मिलता है कई बार, तो ऐसा ग्रीनिश कलर हो गया था। हालांकि इमेजेस और ट्विटर पे ना मतलब अलग अलग और दिखाई दी थी, लेकिन ये जो ग्रीन कलर है ये इस तरह से कैसे आ गया ये देखते हैं। देखो सन जो है इसका ज्यादा फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज पता होनी चाहिए। सूर्य से अपने को मालूम है, ये जो विबग्योर हम पढ़ रहे होते हैं कि वॉयलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है। ठीक है, अब अलग अलग ये जब रेज आ रही होती हैं तो ये अलग अलग इनकी वेवलेंथ होती हैं, ये अपने को पता है। वेवलेंथ क्या है, जैसे ये वेवलेंथ है ए की मान लो, और ये वेवलेंथ है बी की मान लो, तो अपने को पता है कि बी की जो वेवलेंथ है वो कंपैरेटिवली बड़ी है, तो इसमें भी एक स्कैटरिंग का लॉ लगता है। अब होता क्या है, ये सन से जब ये रेज पास होके आ रही होती हैं तो इनको रास्ते में गैसेस मिलती हैं, गैसेस के साथ साथ क्लाउड्स मिलते हैं, क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं, आइस क्रिस्टल्स होते हैं। तो अब ये रेज जब आती हैं तो इनसे टकरा के और फिर रीरेडिएट मतलब फैल जा रही होती हैं। ठीक है, फैलना मतलब समझ रहे हो आप, फैलना इन द सेंस कि स्कैटर हो रही हैं। बट इसमें एक रेले स्कैटरिंग का लॉ हम जनरली पढ़ रहे होते हैं, उसमें एक चीज याद रखना, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो उतना कम स्कैटर होता है, कम फैलता है, धीरे धीरे पहुंची जाती है नीचे तक। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो स्कैटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम लोग देखें तो वॉयलेट और ब्लू ये वो कलर हैं या वो रेज हैं जहां पर स्कैटरिंग बहुत ज्यादा देखी जाती है इनकी, मतलब इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक है, इसका जनरली आपने लैम्डा से कनेक्शन कभी किया होगा, पर उतना भी जाने की अपने को जरूरत नहीं है साइंस में। आप तो इतना याद रखो कि वॉयलेट और ब्लू की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो है वो कम होती है, इसलिए स्कैटरिंग ज्यादा है। अब स्कैटरिंग मतलब फैलना ज्यादा है, और यही कारण भी है कि स्कैटरिंग ब्लू और वॉयलेट की ज्यादा होगी तो हमें कलर भी जो है स्काई का वो ब्लू दिखाई देता है। फिर कुछ लर्नर कहेंगे कि सर वॉयलेट की भी तो वेवलेंथ और छोटी है, ब्लू से भी छोटी वेवलेंथ वॉयलेट की होती, तो हमारा स्काई जो है वॉयलेट होना चाहिए था।
लेकिन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन में यदि आप देखोगे तो सन में, तो सन जब एनर्जी निकाल रहा होता है तो उसमें वॉयलेट से ज्यादा ब्लू आप देखेंगे कि ब्लू रेडिएशन ज्यादा निकल रहे हैं, और हमारी आंखों से भी मतलब सेंसिटिव होती है वॉयलेट से रिलेटेड, अपने को ब्लू इसीलिए दिखाई देता है। लेकिन अब यही चीज ये तो मैं बात कर रहा हूं गैसेस से जब गुजर रही थी, गैस के पार्टिकल से गुजर रही थी तो इस तरह से फैल गए थे ये, और रेड जो है वो डेफिनेटली नीचे तक आ जाता है, ज्यादा स्कैटर नहीं हो पाता। लेकिन होता क्या, यही चीज जब क्लाउड से गुजर पाती है, क्लाउड से जब गुजरती है तो क्लाउड में होते हैं हेलस्ट्रॉम, और हेलस्ट्रॉम मतलब आइस क्रिस्टल, वो बहुत बड़े होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वेवलेंथ के साइज के बराबर हो जाते हैं। तो जितनी भी ये वेव्स निकलती हैं, क्लाउड सबको स्कैटर कर देता है। फिर से सुनना, गैसेस ज्यादातर ये ब्लू वॉयलेट को स्कैटर कर रही थी, जो फैलेगा वैसे कलर दिखेगा। अब क्लाउड के अंदर जो हेलस्ट्रॉम है वो सारी जितनी वेव्स हैं उनको स्कैटर कर देता है, रेड वेड सबको कर देता है, तो रिजल्टेंट व्हाइट ही निकलता है उसमें से, इसलिए क्लाउड भी अपने को व्हाइट दिख रहे होते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब होता यह है शाम के टाइम, जैसे क्या होता है शाम के टाइम सूर्य कंपैरेटिवली बहुत दूर चला जाता है, दूर चले जाने से क्या होता है कि सिर्फ इतना दूर हो जाता है कि हमें मतलब विजिबल पैटर्न पे दूर हो गया तो हमें सिर्फ वही कलर दिखता है जो हमारे तक आ सके, मतलब हमारे तक सिर्फ ये रेड आ पाता है, इसलिए हम जनरली रेडिश कलर देख रहे होते हैं, रेडिश येलो कलर देख रहे होते हैं शाम के टाइम पे। तो स्कैटरिंग का पैटर्न हो गया। अब ये ग्रीन कैसे हो गया, तो बहुत सिंपल है, हुआ क्या है कि क्लाउड के बाद, क्लाउड बन गया था किसमें, डेरेशोज में, उसके नीचे जो ब्लू कलर रह गया था, स्कैटर्ड जो पहले से ब्लू कलर था वो अंदर ही रह गया, मतलब बादल बन गया, और इसके नीचे जो ब्लू कलर स्कैटर फैला हुआ पहले से था वो एक्चुअल में कंबाइन हो जाता है शाम के जो रेड कलर येलो कलर से ना, तो उससे ग्रीन कलर डेवलप हो जाता है। मैं क्या समझा रहा हूं ध्यान से सुनना, ये जो बेसिक कलर्स होते हैं आरजीबी, उसमें आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा कि जो ब्लू कलर है शाम के येलोइश रेडिश कलर से यदि कंबाइन हो जाता है तो ग्रीनिश दे देता है। तो ये स्कैटरिंग के कारण ये कलर थोड़ा सा जो है ग्रीनिश कलर की तरफ गया था। ठीक है, तो इसमें याद रखना कुछ कीवर्ड्स, कल को कोई अपने से पूछ ले कि डेरेशोज में ग्रीन कलर जनरली आपको क्यों दिख रहा है, तो ध्यान से सुनना, लाइट जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर मतलब क्या, हेल से। तो बिग रेन ड्रॉप्स एंड हेल स्कैटर अवे ऑल, हर वेव्स को स्कैटर कर देता है, इसलिए व्हाइट तो दिखता ही है। ठीक है, बट जो ब्लू वेवलेंस थी, नीली वाली जो थी, जो पहले से ही मतलब स्ट्रॉम क्लाउड्स के नीचे थी, पहले से जो स्कैटर हो चुका था वो तो नीचे रहेगा क्लाउड के, अब वो कंबाइन कर देता है रेड येलो से। ठीक है, और इसके बाद में जो है आप इवनिंग वगैरह के टाइम, आफ्टरनून के टाइम येलो और रेड से जरा कंबाइन कर लेगा, तो उसके कारण ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस हुआ है। तो ये स्कैटरिंग के कारण ये ग्रीन कलर वहां पर दिखा था। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट बता रही थी। ठीक, तो स्कैटरिंग वाला पैटर्न पढ़ लिया, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर पढ़ ली हैं। हम जरा बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी आपके साथ किस तरह से पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में साथ रह सकता है। तो सबसे बड़ी लर्नर की जो समस्या होती है कि सर मैं टॉपिक जब शुरू करूंगा तो कहाँ से करूंगा, मैं आंसर राइटिंग कैसे करूंगा, मुझे तैयारी पूरी कैसी होगी, मेरी कोई प्रोग्रेस कैसे ट्रैक होगी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तो अनअकैडमी के सारे समाधान आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर आप सिलेबस की बात करो, एमसीक्यूज की बात करो, और मेंस आंसर राइटिंग की बात करो, करंट अफेयर्स की बात करो, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के बारे में बात कर लो, हैंड आउट वगैरह सब चीज़ बेस्ट क्वालिटी, इस समय इंडिया में सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और साथ में अब क्या है, अब तो अफोर्डेबिलिटी भी आ गई है कि सर आप पूरे 15 महीने की तैयारी सिर्फ 29,999 में कर सकते हैं। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है आप लिए 15 महीने में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस। यहाँ पर 15 मंथ, ये एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अच्छी चीज़ों को अच्छी समय से और सही जगह से पढ़ने में सर थोड़ा जब समय भी लगेगा, तो इसलिए इतना टाइम हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, यदि आप कॉलेज में हैं, 12th पास हो चुके हैं और अब आपको 1-2 साल बाद एग्जाम देना है, 2025-26 टारगेट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मेरा कोड है SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करें। और जो नए बैचेस हैं वो 28 तारीख से प्रारंभ भी जो हैं हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर इन बैचेस के माध्यम से आप पूरी अपनी तैयारी को एकदम एक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। बैचेस के अलावा भी आप जो इंडिविजुअल एजुकेटर के कोर्सेज होते हैं, मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी लर्नर्स के लिए जो इस बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये ऑल इंडिया लेवल का जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है अनअकैडमी पर, अब आप लोग ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो करोल बाग और मुखर्जी नगर पर, यहाँ पर जीएस और सीसेट के दोनों जो है पेपर होने वाले हैं, और ये डेट याद रखें 2 जून। आप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी दे सकते हैं ताकि आप एक रियल टाइम जो है उसका एक अनुभव ले सकें। सो इसको एनरोल करना ना भूलिएगा।